जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यशपाल जी द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास के पहले भाग वतन और देश पर चर्चा कर रहे थे और वाचन का आज ये दूसरा कड़ी है। वाचन की पहली कड़ी में आपने देखा कि किस तरीके से राम लुभाया और राम ज्वाया जिनकी माँ थी उनका निधन होता है, जहाँ से ये उपन्यास की कड़ी शुरू होती है। और कैसे ही जो मास्टर जी हैं उनकी पुत्री तारा और जयदेवपुरी उनका बेटा जो कि जेल में बंद होता है। और तारा क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादिता ग्रस्त लड़कियों में से नहीं है, सपनों की ऊंची उड़ान देखती है, लेकिन समाज की जो बेड़ियां हैं वो उसको भी बांधने के लिए आतुर रहती हैं। और जब वो अपने कॉलेज के उन फ्रेंड्स के बीच पहुँचती है जो बहुत ही खुले ख़यालात के विचारों के हैं, तो उसे भी लगता है कि अपने निसंकोच भाव से जो उसके अंदर जो चीज़ें घर कर गई हैं चार दीवारी की, उनको तोड़कर, उन बेड़ियों को तोड़कर कैसे वो खुले आसमान में उड़ते हुए पक्षी की तरह ज़िंदगी जिए। लेकिन क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो है, बड़ी बहन क्या, एक छोटी ही बहन मान के चलिए, वो जो राम जॉया की बेटी होती है शीलो, जो इसकी चचेरी बहन लगती है, उसकी सगाई इससे 1-2 महीने छोटी ही होती है, लेकिन उसकी सगाई हो जाती है। तो एक सामाजिक जो दबाव है वो तारा पर भी पड़ता है कि अब तारा को भी जल्द से जल्द जो है विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। और देखिए गरीबी जो होता है वो एक तरीके से किसी की ज़िंदगी को किस तरीके से बदतर कर सकता है, क्योंकि इनके पिता राम लुभाया जीवन भर मास्टर रहे, उतना इनके पास पैसा नहीं है जैसे उनके बड़े भाई राम जॉया के पास है। तो इनकी पुत्री तारा का विवाह भी किससे होता है? सोमराज, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है। और सोमराज भी कोई बहुत अच्छा लड़का नहीं है और तारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो आगे की कड़ी में अब देखिए होता क्या है, बहुत ही रोचक उपन्यास है। जयदेव जो तारा का भाई है, जयदेव बताया जाता है कि लगभग वही 1943 में एमए की पढ़ाई कर रहा था। वो युद्ध विरोधी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हो गया, क्योंकि उस समय का माहौल आप देखेंगे 1943 यानी 47 में देश आज़ाद हुआ। और देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे नवयुवक जो है, जो पढ़े लिखे थे, वो इस क्षेत्र में उतर चुके थे। और उसी तरीके से तारा का जो भाई जयदेवपुरी है, उसे भी बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, क्योंकि वो पत्रकारिता से जुड़ा होता है। वो एमए की पढ़ाई कर रहा होता है और युद्ध विरोधी आंदोलन में भाग लेने की वजह से गिरफ्तार हो गया होता है और जेल भेज दिया गया होता है। उसका हृदय युद्ध काल में अपने परिवार की आर्थिक दशा से बहुत ही विदीर्ण था, बहुत ही आर्थिक तंगहाली थी, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान से वो मुंह तो नहीं मोड़ सकता था। जेल जाते समय जयदेव को विश्वास था कि वह शीघ्र ही स्वतंत्र देश में जेल से स्वतंत्र होगा। उस समय देश के दुखों के साथ उसके अपने दुख भी दूर हो जाएंगे। कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, कितनी बड़ी लालसा थी कि हम भले ही जो बलिदान देने जा रहे हैं, अपने जो जीवन के बहुत ही बहुमूल्य क्षण हैं, उनको हम जेल में बिताने चाहते हैं, लेकिन एक स्वप्न था कि हम अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और वो बेड़ियाँ जो बंधी हुई हैं, वो जैसे ही हम स्वतंत्र होंगे तो हम अपने दुखों से भी स्वतंत्र हो जाएँगे। इतनी उम्मीदों के साथ जो है जयदेवपुरी जो है जेल की यात्रा करता है। जेल ने पूरी का जो जीवन है, क्योंकि वो मुल्तान जेल में अपने समय का सदुपयोग ही करता है। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि पहले डिवीज़न में एमए पास करके वो किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर बन जाएगा और अपनी आर्थिक तंगहाली से भी दूर होगा। और साहित्य के क्षेत्र में भी वो अपना नाम कमाना चाहता था। तो महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी थी। उसी के साथ ही उसकी साहित्यिक प्रतिभा के कायल थे। जयदेवपुरी अपने उसमें देखा जाए विद्यार्थी जीवन में तो उसकी प्रतिभा जो है निखर के आ रही थी, और विद्यार्थी जीवन में उनके दोस्त जो थे उनके प्रतिभा के कायल भी थे। विद्यार्थी अवस्था में ही लाहौर के अनेक पत्रों में उसकी कुछ भावपूर्ण रचनाएं और छोटी कहानियां प्रकाशित भी होने लगी थी। जेल में दूसरे राजनीतिक कैदी तेल मालिश करने और चोरी से मंगाए सामान से पकवान बनाने में अपने समय व्यतीत करते तो पूरी खूब पढ़ता और लिखता रहता। अपने लिखे को आलोचक की दृष्टि से पढ़ता और पुनः लिखता। पौने 2 वर्ष में उसने अपनी 16 कहानियों का एक संग्रह खूब सांस समाज कर तैयार कर दिया। उसे विश्वास था कि जेल में किया उसका ये श्रम उसके लिए साहित्यिक मार्ग बनाने में सहायक होगा। तो मतलब उसने अपने जीवन के पौने 2 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दिया। 16 कहानियों का एक संग्रह खूब सांस संवार कर तैयार कर लिया था। भाग की विडंबना देखिए, समय 1945 का मई के दूसरे सप्ताह में पूरी जेल से रिहा होता है। तो सन 1942 की अगस्त क्रांति की विजय और भारत में अंग्रेज सरकार की पराजय के कारण ही दूसरे महायुद्धों में मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ, यानी जो मित्र राष्ट्र हैं वही जीत जाते हैं। अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किए बिना जेल से मुक्ति पाकर उसे संतोष और उत्साह ही अनुभव हुआ था। परंतु लाहौर आकर उसने दूसरी परिस्थिति देखी। जेल के पौने 2 वर्षों में परिवार की याद और चिंता होते हुए भी निर्वाह की चिंता नहीं थी।
जेल का जैसा भी भोजन वस्तु था बिना चिंता के मिलता तो था। जेल में राजनीतिक कैदियों को अनाज और कपड़े के भावों के कारण संकट का अनुभव नहीं होता था। लेकिन जैसे पुरी को जेल से लौटे तीसरा ही दिन था, माँ ने संकोच से कहा, तुम्हारे पिताजी स्कूल से आएंगे तो उन्हें ट्यूशन पर जाना होगा। मैं बच्ची को गोद में लिए राशन की दुकान पर कैसे खड़ी रहूं? उषा को भी मैं कैसे कहूँ? वहाँ सब तरह के लोग रहते हैं। तारा, तो तू जानता है बड़ी ही हो गई है। तुम एक काम करो, 1 रुपए की चीनी ले आओ। बाजार से लाओगे तो 1.5 रुपए में मिलेगा, तो एक काम करो, वहीं पे पास के कहते कि यहीं से लेके आओ, वहां पे 1 रुपए में मिल जाएगा। जयदेव को 1 रुपए की चीनी के लिए प्राय 1.25 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। उसको बहुत असहनीय पीड़ा लगी उससे। उसने कहा कि हमने कितनी महत्वाकांक्षा पाल रखी थी कि कहाँ देश की स्वतंत्रता के लिए जूझ जाने का विचार और कहाँ शेर भर चीनी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। परंतु इससे तो बचाव नहीं था। युद्ध समाप्त हो गया था, परंतु अनाज की महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। वही हाल कपड़े का था। मास्टर जी अब भी वही धारीदार कपड़े का बदरंग हो चुका कोट पहन रहे थे, जो उसके जेल जाने से पहले सिलाया गया था। माँ तारा और उषा की सलवारों में घुटनों और पौचों के ऊपर अनेक पेबंद और बखियां चढ़ चुके थे। माँ और बहनें बाहर जाने के कपड़ों की बिना अपने शरीर की त्वचा से भी अधिक करती। यानी आर्थिक बदहाली का स्तर यहाँ पे बताया गया है कि पूरी ऐसी कल्पना भी नहीं किया था। माँ और बहन को देख रहा है कि वही कपड़े, तंगी की हालत, और छोटा भाई जो हरदेव है, यानी इनका जो छोटा भाई है पुरी का, हरदेव, जो नीली धारी की खाकी पतलून पहने था, वो रतन की छोटी हो चुकी पतलून थी। रतन वही बगल में जो पड़ोस में लड़का रहता था, तो हरदेव जो इनका छोटा वाला भाई पहना था, वो रतन की जो छोटी हो चुकी पतलून थी वही पहना था। रतन की माँ ने चुपचाप भागवंती को, यानी इनकी माँ को, दे दिया था। राशन में प्रति व्यक्ति 3 मास में केवल 11 गज कपड़ा मिलता था। गेहूं रुपए का 2.5 सेर, राशन की दुकान पर 3.5 सेर मिल सकता था, परंतु उसके लिए 1.5 घंटे खड़े रहने की मजदूरी अलग करनी पड़ती। 8 वर्ष पूर्व 1 रुपए का 20 सेर आटा और रुपए के सेर घी बात आईने अकबरी में उसने पढ़ी थी। ऐतिहासिक स्मृतियां जान पड़ती थी। डाक खाने के बाबू बिरमल, यानी बगल में ही इनके डाक खाने के बाबू बिरुमल की माँ सुबह सुबह लौकी का एक टुकड़ा हाथ में लिए जयदेव के मकान के नीचे से जा रही थी। भागवंती ने खिड़की से देखा तो पूछ बैठी, बहन लौकी क्या भाव मिली? जयदेव सुन रहा था। माँ के स्वर से स्पष्ट था कि लौकी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया है। बिरमल की माँ ने उत्तर दिया, बहन 6 आने सेर। मरी लौकी को 6 पैसे सेर कोई नहीं पूछता था। बहना, हम लोग तो दाल ही बना लेते। कई दिन हो गए थे, आज सोचा एक दिन तरकारी ही खा ले। जयदेव को याद आया कि पिछली सांझ समीप गांव की कोई किसान स्त्री गली में बार बार हाँक लगा रही थी, घ्यो ले लो, गर्दा असली घ्यो ले लो, घर का बना असली घी ले लो। गली की स्त्रियों ने भाव पूछा, परंतु 4 रुपए सेर घी कौन खरीदता? देहाती ने झुंझलाहट प्रकट की, भाव ही पूछते हैं, लेता कोई नहीं। मैं इन गलियों में 10-10 सेर घी बेच जाती थी, अब जाने कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ गए हैं। मतलब इससे ये लगता है कि उस गली की आर्थिक स्थिति कितनी बदहाल है। खुशहाल सिंह की सरदारनी करतारो अपनी खिड़की से बोल उठी, घी खाने के दिन गए, अब तो बीमारी सिमारी में डॉक्टर कहेगा तो बोतल में ही घी आया करेगा। बहन, हम लोग घी की सुगंध से ही संतोष कर लेते हैं। जयदेव जानता था कि बिरुमल इंश्योरेंस कंपनी के क्लर्क टीकाराम और खुशहाल सिंह सबके घर की अवस्था ऐसी ही थी। टीकाराम की बहू 2 दिन पहले अपने पति का फट गया पैजामा तारा के पास लेके अनुरोध कर रही थी, इसमें से छोटे लड़के के लिए पायजामा निकाल दो। खुशहाल सिंह को महीन मलमल का माया लगा रंगीन साफा बांधने का बहुत शौक था। अब उसके साफे पर लीरें लटकती रहती। सबसे करुण अवस्था थी ब्राह्मणी पूरन देई की। ब्राह्मणी वहां पे पूरन देई थी, बेचारी अनपढ़ विधवा, शीशा मोती बाजार की आर्यपुत्री पाठशाला में बुलावी का काम करती थी। बताती थी कि अच्छे खाते पीते खानदान की लड़की और बहू है। उसके विधवा हो जाने पर जेठ ने पूरे मकान पर कब्जा कर उसे घर से निकाल दिया था। कसूर में विराटरी के लोगों के सामने नौकरी करते भी उसको शर्म आती, इसलिए लाहौर आ गई थी। उसकी 15 वर्ष की जवान लड़की सीता थी, उसे किसी तरह 8वीं श्रेणी में पढ़ा रही थी। इस जमाने में भी उसे पाठशाला के समाज सेवी प्रबंधक 20 ही रुपए महीना दे रहे थे। घर में चाहे रूखी सूखी खा लेती या भूखी रह जाती, और लाज ढकने के लिए कपड़े तो चाहिए ही थे, खासकर जवान लड़की के लिए। डॉक्टर प्रभु दयाल की पत्नी पुष्पा ने अकेले में भागवंती से कहा, मेरी तो पूरनदेई और सीता से बातचीत ही नहीं है। मैं इस गली में नई ही हूं ना, मुझे शर्म करेंगी। सीता की सलवार की हालत ऐसी कि बेचारी रो रही थी। आज स्कूल नहीं गई, मेरी एक रेशमी 2 बार पहनी सलवार है, जरा ऊंची हो गई, उसे ठीक ही होगी, ये मत कहना मैंने दी है, किसी को पता भी ना चलेगा, लड़की देखने में अच्छी है।
उसी का कहीं इंतजाम हो जाए तो गरीब विधवा का ये बोझ तो टले। भोला पांडे की गली से एक पतली गली मोचा दरवाजे के बाजार की ओर चली जाती। गली में मुसलमान, रेलवे मजदूर और कारीगर पेशा लोगों की बस्ती थी। जयदेव ऊपर से गुजरता तो किसी भी दरवाजे पर पर्दे के लिए लटकाए गए टाट का टुकड़ा साबित न दिखाई देता। मर्दों की कुर्ते सलवारें या तहमत फटे हुए और गंदे थे। आती जाती स्त्रियों के चादरे और बुरके उससे भी गंदे। भोला पांडे की गली में जयदेव के मकान के साझीदार PWD के हेड क्लर्क बाबू गोविंद राम अब अच्छी अवस्था में थे। रतन की मां ने सोने की नई चूड़ियां बनवाई थी। घर में बिजली का पंखा भी आ गया था। बजाज दीवान चंद चबूते पर बैठकर कहता रहता, लाम के जमाने में तो पत्थर पर भी घास उग रही थी। जिसने कभी ना कमाया था उसने भी कुछ कमा ही लिया। घसीटा राम लोहे वाले ने अपने घर के समीप गुजरों के गिरे मकान खरीद कर नए मकान की नींव डाल दी थी। ये भी सुना था कि बाबू राम जोया सरी मोहल्ले में एक और छोटा मकान खरीदने की बात कर रहे हैं। खुशहाल सिंह बड़ी बेपरवाही से गाली देकर कहता, ये सब माँ के कसम ब्लैक मेल वाले हैं। मास्टर जी पहले स्कूल के काम के अलावा एक ट्यूशन लगातार सेठ गोपाल शाह की हवेली में करते आए थे। कभी 2 भी ले लेते थे, अब 3-4 ट्यूशन करते थे। यानी इनके पिता जो थे मास्टर रामलू भाया ट्यूशन करते, परंतु घर में वही किचता, वही कृपणता और माँ और मास्टर जी के मुख पर दैन्य को छिपाने के संघर्ष की थकावट पहले भी थी, आज भी थी। तारा की उदासी घर की स्थिति को और भी असहनीय बना देती। इंटर की परीक्षा का परिणाम निकल चुका था। तारा पहली डिवीजन में पास भी हो गई थी। मास्टर जी उसे BA में दाखिल होने की अनुमति नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उनका विचार था कि जयदेव फिर MA की पढ़ाई करेगा ही। छोटी लड़की और लड़का भी स्कूल में ही थे, वे कितना बोझ संभाल पाएंगे। विद्या चाहे जितनी उत्तम वस्तु हो और पैसा केवल हाथ का मैल, परंतु पैसे के बिना तो विद्या भी अप्राप्य ही रहता है ना। बचपन से जयदेव ने गरीबी ही देखी थी, परंतु जेल के पौने 2 वर्ष उसने स्वार्थ की चिंता न करने वाली त्यागी वीर की भावना से काटे थे और भविष्य में योग्यता के बल पर निरंतर सफल जीवन के स्वप्न बांधता रहा। वहां से लौटकर दारिद्र्य का ये उत्कट रूप उसे अधिक असहनीय लगा। जयदेव ने पिता के सामने कह ही दिया कि वो अब कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। जयदेव के लिए MA की डिग्री का कुछ लाभ भी नहीं था। राजनीतिक अपराध में जेल काट आने के बाद सरकारी नौकरी के लिए हाथ फैलाना उसे अपमान जान पड़ता। ऐसी नौकरी की अब आशा भी नहीं थी। उसने अपने पांव पर खड़े होने का निश्चय कर लिया। सोच रहा था कि किसी पत्र में वो नौकरी कर ले। जयदेव ने अपनी अनुपस्थिति में तारा की सगाई हो जाने की बात भी सुनी। शीलो आकर ये समाचार भी दी गई कि सोमराज BA की परीक्षा में फेल हो गया। सोमराज यानी जिससे तारा का विवाह होने वाला था। पिछले वर्ष कॉलेज में हाजिरी कम रहने के कारण उसने परीक्षा ही नहीं दी थी। इस संबंध में घर में चर्चा चलती तो तारा का मुंह लटक जाता कि उसका विवाह किससे हो रहा है। वो छिपकर आंसू पोंछ लेती। माँ और मास्टर जी का विचार था कि तारा के भावी पति के BA पास कर लेने की कोई आशा तो नहीं लगती। तारा के BA पास कर लेने से क्या लाभ। अच्छा, ये एक चीज आपको मानसिक जो है स्तर पे देखा जाए तो कितना संकीर्ण विचारधारा है कि तारा अगर बहुत ही एक तरीके से प्रभुत्व में आती है, वो पास कर लेती है, लेकिन वो पति से ज़्यादा कैसे पढ़ सकती है? अब क्योंकि इसका पति जो सोमराज जिससे विवाह होने वाला है, वो जब पास नहीं हो रहा तो तारा उससे ज़्यादा पढ़ लेगी तो फिर शादी की जोड़ी कैसे जमेगी? जयदेव जो तारा का भाई था, सनातन धर्म कॉलेज के विद्यार्थी सोमराज सैनी के विषय में वो मतलब जिससे शादी होने वाला था तारा का, तो सनातन धर्म कॉलेज का विद्यार्थी तो जयदेव भी रहा है, तो वो सोमराज के बारे में बहुत कुछ सुना भी था। वो इस सगाई को तारा के प्रति अन्याय समझ रहा था। जयदेव ने तारा के प्रति अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उसे BA प्रथम वर्ष में भर्ती करवा देने का निश्चय किया। अब यहाँ तक देखेंगे कि आप जो है ये भाई जो है अभी जयदेव, वो अपनी बहन तारा को बहुत ही प्रगतिशील सोच वाला रखता है और समझ-बूझ कर उसको पढ़ाने के लिए भी आतुर होता है। लेकिन आप देखिएगा कि परिस्थितियों की विडंबना में कैसे एक समय आता है कि तारा भंवर में अकेले ही पड़ जाती है, जयदेव भी हाथ छोड़ देता है। परंतु इसके लिए उपन्यास आपको पूरा सुनना पड़ेगा। बहुत ही विषम परिस्थितियों का शिकार होती है तारा। जयदेव ने तारा को कॉलेज में भर्ती कराने के निश्चय किया तो उसका खर्च मास्टर जी पर डालना उसे उचित नहीं लगा, क्योंकि मास्टर जी पहले ही बोले कि हम कैसे खर्चा उठा पाएंगे। इतना रुपया कमा सकने का आत्मविश्वास उसे था कि हम जो है बहन को पढ़ा लेंगे, परंतु दाखिले के लिए रुपया कमा सकने की प्रतीक्षा तो नहीं की जा सकती थी। रुपया उधार मांगने के लिए वो अपने सहपाठी कालीचरण कौल के यहाँ पहुंचा। अब देखिए अपनी बहन के लिए जो है कि बहन की शिक्षा दीक्षा ना रुके, इसलिए जो है वो तारा को पढ़ाने के लिए किसके पास पहुंचता है, कालीकरण करके है, कालीचरण कौल, इनके यहाँ पहुंचता है। आशा थी कि वो MA पास कर अवश्य अच्छी नौकरी पर लग गया होगा, यानी कालीचरण कौल जो इनका दोस्त है, क्योंकि वो MA तब कर ही रहा था, ये तो जेल चले गए थे। कौल प्रतिभावान और परिश्रमी था, सदा पहले डिवीजन में आता भी रहा। लेकिन जब वो कालीचरण के पास पहुंचा तो वो बहुत उदास था।
वो 9 महीने से जाने कितनी दरख्वास्तें सभी जगह दे चुका था। डॉक्टर राधे बिहारी सेठ गोपाल साहब, बैरिस्टर चावला, राय बहादुर दीनानाथ, सभी से सिफारिश पत्र ले चुका था, परंतु सब विफल रहा। उसने कटुता से शिकायत की, यूनियनिस्ट मिनिस्टर में हम लोगों के लिए नौकरी है कहाँ? मुसलमान और जाट को सेकंड डिवीजन बीए पास कर नौकरी मिल सकती थी। तो ये भी स्थिति आप देखिए कि उस समय जाट और मुस्लिम के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट डिवीजन ना आए तो भी इनके लिए नौकरी रखी है। हिंदू के लिए तो एमए फर्स्ट डिवीजन भी पास कर ले तो नौकरी नहीं है। दूसरे मित्रों से भी धार्मिक आर्थिक कठिनाई की बातें सुनने को उसको मिली। जयदेव ने मास्टर जी से भी डॉक्टर प्राणनाथ की प्रशंसा सुनी थी। यानी इनके पिता जो थे रामलुभाया, वो उन्होंने डॉक्टर जो प्राणनाथ थे इनको बचपन में या कभी पढ़ाया था। तो जयदेव ने मास्टर जी से यानी अपने पिता से डॉक्टर प्राणनाथ की प्रशंसा सुनी थी। तो वे सदा ही प्रोफेसर प्राणनाथ जो कि पीएचडी की प्रशंसा करते थे, उन्हें गर्व था कि बचपन में डॉक्टर को उन्होंने 8 साल तक पढ़ाया था। मास्टर जी पिछले 25 वर्ष से, इनके पिता 25 वर्ष से सेठ गोपाल शाह के परिवार में भी बच्चों को ट्यूटर बने चले आ रहे थे, पढ़ा रहे थे। आरंभ में उनको 8 रुपए महीने का वेतन मिलता था। 5 वर्ष तक उनकी ट्यूशन 8 रुपए मासिक ही होती, फिर 5 वर्ष तक 10 रुपए हुआ। तब से प्रति वर्ष 1 रुपया तरक्की होती आ रही थी। सेठ गोपाल शाह की हवेली में विद्या का यही मूल था, परंतु डॉक्टर प्राण की बात दूसरी थी। डॉक्टर प्राण मास्टर जी का बहुत आदर करते थे। जयदेव के गिरफ्तार होने पर वह अपने पद और सरकारी नौकरी की चिंता न कर सहानुभूति प्रकट करने मास्टर जी के यहाँ गए थे और प्रार्थना कराया था कि मामले मुकदमे में यदि रुपए पैसे की कठिनाई हो तो उसे याद करें। डॉक्टर प्राणनाथ पीएचडी ऑक्सफोर्ड से राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि लेकर 1939 में लौटा था। उसके कुछ लेख ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट पत्र में भारत लौटने से पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। बड़े बड़े ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने उसे जीनियस कहकर उसकी सूझ की प्रसिद्धि अर्थशास्त्री टोरी और डंकिन आदि से तुलना भी कर दी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी नियुक्त कर लिया था। आयु में वो जयदेव से केवल 6-7 वर्ष ही बड़ा था, परंतु जयदेव एमए की तैयारी के लिए उसके लेक्चर सुनने आता था। युद्ध काल में पंजाब के गवर्नर ने प्रोफेसर प्राण को आर्थिक विषयों के लिए सरकारी परामर्शदाता नियुक्त कर दिया था। तब से वह उस पद पर भी काम कर रहा था। जयदेव और रास्ता ना देख डॉक्टर प्राण के यहाँ ही पहुंचा। सोचा कि डॉक्टर प्राणनाथ को पिता ने इतने वर्षों से पढ़ाया है तो वो जरूर मदद करेंगे। प्राण ने पत्रों में प्रकाशित उसकी कहानियों की सराहना की, यानी वो जयदेवपुरी की कहानियां पढ़ते थे तो वो उसकी सराहना किए। प्रोफेसर प्राण ने जो है जयदेव को याद दिलाया, पूरी याद है तुम्हें, मैंने कहा था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था देर तक युद्ध का बोझ नहीं संभाल सकेगी। यूनिवर्सिटी में प्राय सब लोग जानते थे कि डॉक्टर प्राण जो है वो कम्युनिस्ट के संगठन से संपर्क ना रखकर भी विचारों से मार्क्सवादी और उग्र परिवर्तन का समर्थनकारी है। वो कम्युनिस्टों को भी रूढ़िवादी कहकर उनकी आलोचना करते थे। बातचीत के बाद डॉक्टर प्राण ने पूछा, कहो इस समय कैसे आए, कोई मेरे लायक काम हो तो बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा उसने डॉक्टर साहब से कहा, मुझे 100 रुपये उधार चाहिए। बिना ही कुछ सोचे उसने कहा कि मुझे 100 रुपये उधार चाहिए। जयदेव ने सकुचाते हुए कहा। तो डॉक्टर प्राण ने पल भर सोचा, उठकर 10-10 के 10 नोट जयदेव के हाथ में दे दिए और बोला, आशा है कि किसी झगड़े में पड़ने के लिए रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जेल से होके आया है, हो सकता है इसी के लिए हो। संकेत स्पष्ट था, क्योंकि जयदेव एक बार 1942 में स्वतंत्रता के लिए क्रांति के गुप्त कार्यों के प्रयत्न के लिए सहायता मांगने डॉक्टर के पास और भी आया था और उसे विश्वास था कि डॉक्टर सहायता दे या ना दे, उसे पुलिस के हाथ तो नहीं देंगे। जयदेव ने अपने प्रति शंका दूर कर देने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा, रुपया बहन को बीए में दाखिला करवाने के लिए ले रहा हूँ, जब मेरी रचनाओं का पैसा मिलेगा मैं वापस कर दूंगा। प्राणनाथ ने हूं करके एक सिगरेट लिया और बोला, तुम्हारी बहन तारा इतनी बड़ी हो गई? जी, उसने इंटर फर्स्ट डिवीजन में किया है। गुड, देखने में तेज लगती थी। तुम्हारे घर पर उसे 2 बार देखा है, उसे जरूर पढ़ाना चाहिए, परंतु वो अपने पाँव पर क्यों ना खड़ी हो? गर्मी की 3 महीने की छुट्टियां आ रही है, कोई ट्यूशन क्यों ना कर ले, इसे उसमें स्वावलंबन का भाव भी आएगा। जयदेव के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना प्राण ने कहा, उसे यहाँ ले आना। इस घर में मेरे भतीजियां 3 और 4 वर्ष के हैं। तारा छुट्टियों में उन्हें प्रति संध्या 1-1.5 घंटे पढ़ा सकती है। कॉलेज में उसे और भी तो खर्च चाहिए। अंग्रेजी में प्राण बोले, साथियों की भांति पहनने ओढ़ने ना सकने और खर्च ना निभा सके तो हीन भावना आने लगता है, उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। जयदेव अपने अनुभव से इनकार न कर सकता था। मास्टर रामलुभाया ने इनके पिता जो है स्कूल की नौकरी और ट्यूशन के चक्कर में पीछे जा रहे थे। जयदेव स्वयं अर्जन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये परिस्थिति उसके लिए अपमान और उत्कट मानसिक पीड़ा की अनुभूति का कारण ही तो थी। जेल जाने से पहले वह पढ़ते समय कभी-कभी मास्टर जी के अस्वस्थ या थके होने पर उनकी जगह ट्यूशन पढ़ा लेता था। पिछले 2 महीने से मास्टर जी को एक और ट्यूशन मिल गया था। समय और सामर्थ्य ना होने पर भी वे ट्यूशन से इनकार नहीं करते, चाहे स्कूल में ऊँघना ही पड़े।
बाधवामल नारंग का लड़का जगदीश चंद मास्टर जी का विद्यार्थी रहा था। पढ़ने में कुछ ऐसा वैसा ही ध्यान देता, इसलिए बाधवानल नारंग प्राय मास्टर जी की ट्यूशन लगाए रखते उसके लिए। जगदीश बीए पास करके घर की मशीनों की दुकान में काम करने लग गया था। जगदीश की बहन उर्मिला मैट्रिक की परीक्षा में फेल होकर स्कूल छोड़ बैठी थी। अब उर्मिला के पिता, विशेषकर माता, चाहती थी कि लड़की किसी तरह मैट्रिक तो पास कर ले। जमाना ही ऐसा आ गया था उस समय कि लड़कियों की सगाई या ब्याह अच्छे घर में करना चाहो तो लोग लड़की की पढ़ाई की बात पहले पूछते। माँ अपनी बेटी के चंचल और शोक स्वभाव से परिचित थी। उसकी ट्यूशन के लिए विश्वासी आदमी को ही रखा जा सकता था। बाधवामल स्वयं मास्टर जी से अनुरोध करने आए थे। बाधवामल जी 3 बरस से खुतीलियों का मोहल्ला छोड़कर मनसो गली में जा बसे थे। वह स्थान मास्टर जी को दूर पड़ता था। नित्य टांगे के दो आने के खर्चे का विचार कर नारंग जी 25 रुपया महीना देने के लिए तैयार हो गए। मास्टर जी स्कूल में 8वीं श्रेणी को ही पढ़ाते थे। मतलब वो जब स्कूल में थे तो 8वीं श्रेणी के बच्चे को पढ़ाते, परंतु ट्यूशन में अंग्रेजी छोड़कर, यानी अंग्रेजी छोड़ के सारे चीजों को पढ़ाते थे। नारंग जी को अंग्रेजी के लिए दूसरे ट्यूटर की खोज थी कि कोई अंग्रेजी का दूसरा ट्यूटर मिल जाए। जयदेव को जेल से छूटे पूरे 2 सप्ताह ही हुए थे कि मास्टर जी को बुखार ने जकड़ लिया। बुखार 3 दिन तक रहा और 10-10, 15-15 के ट्यूशन पर 2-3 दिन ना जा सकने की कोई बात नहीं थी, परंतु नारंग जी के यहाँ ना जा सकने से वे परेशान थे। उर्मिला को नारंग जी से सितंबर में ही परीक्षा में बैठना, मतलब कि उर्मिला को ये था कि हाई स्कूल पास करना है, तो ये था कि सितंबर में ही परीक्षा में उसको बैठाना चाहते थे। मास्टर जी जगदीश की ट्यूशन कर रहे थे तो जयदेव कई बार पिता के स्थान पर पढ़ा आता था। बाधवामल जानते थे कि मास्टर जी का लड़का बहुत योग्य है। पिता के अनुरोध से जयदेव संध्या समय रतन से साइकिल मांगकर बाधवामल जी के घर उर्मिला को पढ़ाने चला गया, क्योंकि उसका एग्जाम था और नहीं पढ़ाते तो अपने वादे से मुकरना होता। अब ऐसे में वो उर्मिला को पढ़ाने चले जाते हैं। जयदेव ने नारंग जी, उर्मिला की माँ और जगदीश सभी लोगों में अपनी देशभक्ति और साहित्यिक योग्यता के प्रति आदर का भाव पाया। यानी ये पढ़ाने गए तो वहाँ पे जो उर्मिला की माँ है, उर्मिला के पिता हैं और भाई जगदीश, ये सब बहुत इनसे प्रभावित हुए। बहुत ही स्नेह से इनको जलपान वगैरह कराया। फिर पूरी सप्ताह भर उर्मिला को पढ़ाने जाता रहा। जयदेव बहुत निष्ठा से पढ़ाता। उर्मिला की माँ ने जयदेव से बात की, काका जी जगदीश कहता है तुम तो अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हो। जयदेव के हामी बनने पर उर्मिला की मां ने जयदेव को जगदीश की तरह ही काका संबोधन कर अपनी बात कही। उर्मिला के पिता का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जून का महीना लग ही गया था। वे लोग गर्मी के 2-3 महीने वहीं पे बिताना चाहते थे, मतलब वहां पे मरी में बिताना चाहते थे। लड़की की पढ़ाई का भी ख्याल था उन्हें। उन्होंने सुझाया, तुम जेल में रह कर आए हो, कितना कष्ट से हो, तुम्हें भी कुछ आराम मिलना चाहिए। मास्टर जी को तो अभी स्कूल से छुट्टी भी नहीं है। एक काम करो, तुम उर्मिला को अंग्रेजी भी पढ़ा सकोगे, हमारे साथ रहना खाना हो जाएगा। हमारे लिए तुम में और जग्गी, यानी अपने बच्चे जगदीश में क्या अंतर है। हमारी मरी की कोठी में काफी जगह है, हम 50 रुपए महीने भी दे देंगे। काफी हुआ, छोटे काके को भी देख लेना कि वो क्या पढ़ रहा है। पहाड़ की सैर और कुछ पैसा भी हाथ आ जाने का विचार जयदेव को बुरा नहीं लगा। लाहौर में उसे अभी लोगों से मिलने जुलने के अलावा करना ही क्या था। सोचा मरी के शीतल शांत वातावरण में रहकर वो अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भेजता रहेगा। पिताजी और माँ ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उन्हें क्या आपत्ति होगी। जयदेव अपनी लिखी चीजें साथ ले नारंग के साथ मरी चला गया। उर्मिला की माँ जानती थी कि बेटी का मन तो पढ़ने में लगता नहीं और उसका सुकुमार गुड़िया सा शरीर 16 की भी नहीं जचता था, पर वो 18 की रहती। विवाह हो जाना ही ठीक था, परंतु अपनी रुचि पढ़ने लिखने में होने के कारण सगाई से पहले लड़की को मैट्रिक जरूर करवा देना था। जयदेव से वे नितांत अपनेपन का व्यवहार कर रही थी। कोठी में बरामदे के साथ का अच्छा कमरा उसे रहने को दे दिया। घूमने फिरने जाती तो जयदेव को भी चलने के लिए कहती। यानी वो लोग बिल्कुल मास्टर की तरह नहीं रखते, अपने बच्चे की तरह रखते और हर बात को साझा भी करते और ये भी बताते कि जिस उर्मिला को तुम पढ़ा रहे हो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। उर्मिला पढ़ने में मन तो लगाती नहीं, उसे तो विशेष ध्यान देकर जरा सख्ती से ही पढ़ाया जा सकता था। पूरी साधारणता उर्मिला से निसंकोच और आत्मीयता का व्यवहार करता, परंतु पढ़ाने के समय गंभीर रहता। जयदेव मस्तिष्क में तीव्र बुद्धि और प्रतिभा पाकर भी कद में कुछ छोटा ही रह गया था। 14-15 की आयु तक भी वो आधे टिकट में सफर करने का लाभ उठा सकता था। चेहरा अब भी लड़कों की तरह कोमल था। अपनी बहन से वह आदि इनसे अधिक ऊंचा नहीं होगा। साथ चलते तो बराबर लगता। 17-18 की आयु में अपने कद की न्यूनता की चेतना हुई तो वह सदा कंधे ताने और रीढ़ अकड़ कर चलने लगा। वह अभ्यास उसकी प्रकृति बन गया। देखने में वो अपनी आयु से कम लगता था। लड़का ही ना समझ लिया जाने के लिए उसने ओठों पर लकी सी छुटी मूछ भी रख ली। पढ़ाने के लिए वो खाने के कमरे की मेज पर बैठता तो अपने कद की छोटाई के कारण गुरु तो कम ना हो जाने देने के लिए रीढ़ को अकड़ाए रखता। उर्मिला जो थी वो पुरी को मास्टर जी संबोधन करती थी, परंतु साथ रहने से जो जो वो झिझक उसकी मिटती गई। संबोधन के स्वर में बराबरी और निसंकोच की ध्वनि आने लगी। पुरी ने पाया
कि बेजी यानी उर्मिला की माँ यानी बेजी ने ठीक ही कहा था। जयदेव पढ़ाई आरंभ कर देता, परंतु उर्मिला की बात ही समाप्त होने में समय बीत जाता। स्कूल की किसी लड़के का किस्सा या कोई मजाक उसको याद आ जाता तो कोई ऊट पटांग प्रश्न, पिछली संध्या घूमने जाते समय देखी बात या कुछ और करने लगी। जयदेव टोक देता, पहले पढ़ लो, या ये पढ़ने का समय है, बातें तो बाद में भी हो सकती है। और इतना वो कहता कि उर्मिला हंस देती, अच्छा इतना बता दो या नहीं पहले सुन ही लो। जयदेव के अनुशासन के आग्रह के उत्तर में उर्मिला हंसी से बिखर जाती। आकर्षक चपलीवा लड़की से विनोद और खेल का अवसर छोड़ देने के लिए जयदेव को कम आत्मदमन नहीं करना पड़ता, परंतु जयदेव को अपने पिता और अपने प्रति नारंग परिवार का विश्वास और आदर निभाने के लिए कर्तव्य पूरा करना जरूरी था। उर्मिला के स्वभाव की उर्मी की सी चपलता में उसके रूप की छवि भी योग देती, मतलब वो सुंदर भी लगती। नक्श के अनुपातों से उसे रूपवती तो नहीं कहा जा सकता। चेहरा गोल, गर्दन को छोटी, नाक भी बखान के योग्य नहीं, परंतु उजले गेहूं रंग का सुनहरापन आकर्षण था उसके चेहरे में, उसकी आंख में। तिस पर उसकर बढ़कर बोलना। जयदेव अपनी स्थिति के प्रति सचेत था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ बेजी उस पर कितना भरोसा करती, उनके पिता कितना भरोसा करते और आर्थिक कठिनाइयों से वो कितना जूझ रहा है। जयदेव अपनी स्थिति के प्रति पूर्ण रूप से सचेत था, फिर भी उर्मिला की आंखों में छलक आए रस से आंखें भरे बिना नहीं रह पाता। परंतु ऐसा केवल साथ बाजार जाने पर या बेजी के पीठ पीछे आंख चार हो जाने पर ही होता। पढ़ाई के समय वो बिल्कुल बदल जाता। जयदेव उर्मिला की जयदेव उर्मिला को बीजगणित समझा रहा था, वो बार बार कोई और बात छेड़ देती। 3 बार ध्यान से पढ़ने के लिए कहने का भी प्रभाव नहीं हुआ तो जयदेव खींच गया, मैं बाबूजी से कह दूंगा, डांटता है। इससे पहले उर्मिला की शरारत करने पर जयदेव ने उसको धमकी भी दे दी थी। तो उर्मिला ने उत्तर दिया था, कह दो, मुझे डांट पड़ेगी तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा ना। उस दिन उर्मिला ने तड़ाक उत्तर दिया, प्रवीण यानी छोटे भाई की तरह बाबूजी जो थे वो बेजी का डर दिखाते रहते हो। उसने कहा कि प्रवीण की तरह तुम भी बाबूजी और बेजी का डर दिखाते रहते हो। बात हमारे तुम्हारे बीच है। बाबूजी बेजी से मतलब क्या? अपनी हिम्मत से बात करो। पूरी बौखला उठा, मैं एक चाटा लगा दूंगा, याद रखना। तो वो कहती है कि लगाओ चाटा, लगाओ। अच्छा, उसने कहा अच्छा ठीक है, ध्यान दो। फिर वो जोड़ के बताती कि आ या ये करके क्या होता है। तो फिर वो पढ़ती नहीं। उर्मिला कहती है पहले चाटा मारो। अपना गाल आगे बढ़ाकर उर्मिला ने जिद की। तो उसने कहा, पुरी ने कहा आई एम सॉरी, प्लीज पे अटेंशन। पुरी ने गंभीर अनुरोध किया। तो उसने कहा नहीं, पहले चाटा मारो। कहा क्यों था? उर्मिला ने गणित की कॉपी जयदेव के हाथ से खींचकर ठप से मुंह दी और गाल आगे बढ़ा दिया। चटाक, कमरा शब्द से गूंज गया। जयदेव अपने में नहीं रह सका, हाथ चल गया और जोर से, वो भी करारा। उर्मिला के भरे हुए सुनहरे गोरे गाल पर लाल लाल 4 उंगलियां छलक आई। उर्मिला स्तब्ध रह गई, बड़ी बड़ी आंखों में 2 मोटी मोटी बूंदें। उसने निचला ओंठ दांत से काटकर आंसू रोके, पलके झुकाकर अपने आप को वश किया। इस अप्रत्याशित स्थिति में दोनों कुछ पल चुप रह गए। जयदेव पश्चाताप से गला जा रहा था। शरीर के रोम और मस्तिष्क की सिराएं क्रोध के स्थान पर उत्तेजना से कंटकित हो गई। मन चाह रहा था कि उर्मिला को बाहों में लेकर उसके चोट खाए गालों को चूम ले। अपने को वश कर बोला, आई एम वेरी सॉरी, अब पढ़ो और मारो। उसने कहा और मारो। उर्मिला गाल और आगे बढ़ाकर बोली, और मारो। जयदेव पराजय स्वीकार कर पढ़ाना छोड़ उठकर कमरे से चला गया। अपने कमरे में जा लेटा। चिंता थी गाल पर पड़ा निशान कोई देख लेगा तो, और क्या होगा फिर? उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, किस जाल में आ फंसा है। खाने के कमरे की दूसरी ओर से ऊंचे नीचे बोल सुनाई दिए। प्रवीण को धमकाया जा रहा था। वो बहन को मारने के आरोप का विरोध कर रहा था, यानी उनका भाई जो था वो विरोध कर रहा था कि बहन को मारा क्यों गया। उसे 2 चांटे भी पड़ गए। प्रवीण रो रो कर झूठे इल्जाम का विरोध करता रहा। उफ, कितनी चालाक सोख लड़की है, प्यार में बेहोश है, क्या नहीं कर सकती, क्या करूं। संध्या उनकी माँ जो थी बेजी, उर्मिला को साथ लेकर सैर ऑफिस सब्जी ले आने के लिए चली तो उन्होंने साधारण अभ्यास के अनुसार पुकार लिया, पुरी काका जी आओ जरा घूम आए। मार्ग में उर्मिला नित्य की तरह हंसती बोलती रही जैसे कोई घटना नहीं घटी। गाल का निशान प्राय मिट चुका था। बेजी प्रवीण के बार बार अनुरोध से कुंजड़े की दुकान पर टोकरी में से आलूची छाटने के लिए प्रवीण के साथ झुकी हुई थी। उर्मिला की आंखें पूरी की ओर चली गई। वे आंखें वैसे ही अनुराग से छलकी हुई थी। पुरी ने अनुताप का सांस लिया। उर्मिला ने आंखों से सांत्वना बरसा दी। दूसरे दिन जयदेव पढ़ाने बैठा तो कुछ अधिक ही गंभीरता से आरंभ किया। परफेक्ट लाइफ का पैराफ्रेजिंग लिखा है वो दिखाओ। फिर उसने कहा पहले मारो। उर्मिला का उत्तर था, जो लिखा है वो दिखाओ, नहीं पहले मारो। अरे मुझसे भूल हो गई, अब नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? वह उचित नहीं। कल क्यों मारा था? गुस्सा आ गया था। वो अब पढ़ो। अब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तुम पढ़ो। अब क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। जयदेव ने सिर झुकाए खींच कर कहा,
आ तो रहा है, उर्मिला मुस्कुरा दी। नहीं आ रहा है भाई, जयदेव ने उसकी ओर देखा। उर्मिला ने सुना, सेठ सुना दिया। उन्हें आता है हमारे प्यार पर गुस्सा, हमें उनके गुस्से पर प्यार आता है। जयदेव ने संयम के लिए दीर्घ निश्वास खींचकर उर्मिला की ओर नेत्र उठाए। वह नेत्र मिलाए रही। पढ़ोगी नहीं? अनुरोध से प्रश्न किया। उर्मिला ने इंकार में सिर हिला दिया। तो क्या करोगी? बता तो दिया। उर्मिला का चेहरा और आंखें तरबूज की गूंदे की तरह लाल हो रहे थे। प्यार के नशे में उड़ी जाती मोह की वह लड़की के खिंचाव से जयदेव औचित्य की शिला पर पांव न जमाए रह सका। वह हवा में उड़ा जा रहा था। चेहरे की त्वचा पर उष्णता अनुभव कर उसने पूछ लिया, कैसे? तुम्हें नहीं मालूम? उर्मिला का कंठ उमड़ते उनमें से रुद्र रहा था। नहीं। जयदेव ने पूरी शक्ति से अपने आप को बाढ़ की प्रबल लहर में बह जाने से संभाला। बताऊं? और भी रुधे स्वर में उर्मिला ने और भी खींचा। हाँ। आंखें मूंदो। जयदेव अपने आप को वश में रखने के लिए एक घुटने से दूसरे को दबाए सहारे के लिए मेज पर टिकी कोने से उठे हाथ की हथेली पर टोड़ी रखे स्थित था। उसने आंखें मूंद ली। अपने गाल पर चुंबन अनुभव कर जयदेव की आंखें खुल गई। उर्मिला का द्रुत श्वास उछ्ड़ था। गुलाबी आंखों में अदम्य आकर्षण के दो बल्ब चमक रहे थे। जयदेव कुर्सी से खिंचना जाने के लिए अपने आप को पूरी शक्ति से रोके था, फिर भी उसका हाथ उर्मिला की बाह पर पहुंच गया। उर्मिला, यहाँ आओ। बेजी की क्रोध भरी ऊंची डांट, मतलब ये सारी हरकतें बेजी देख रही थी। साथ के कमरे के पर्दे के पीछे बिजली कड़क गई। मारे गए, देख लिया, तुम जाओ, उर्मिला ने सांस के स्वर में कहा और उठ गई। जयदेव सहसा कुर्सी से उठ ना सका। उर्मिला भय से सेरती हुई चली गई। उसके पर्दे की ओट होते ही चटपट धपधप की मार की आहट सुनी। पूरी उठकर अपने कमरे में गया। बिच्छिप की तरह अपने कमरे में इधर से उधर घूमता रहा। क्या करे, कभी खाट पर लेट जाता, कभी बैठकर सोचने लगता। वो उठकर बाजार की ओर चला गया। 4 बजे लौटा तो निश्चय कर चुका था अपना संचिप सामान बांध लेगा। बाजार में एजेंटी से रावलपिंडी जाने वाली बस छूटने का समय भी पूछ कर आया था। जयदेव अपना सामान संभाल ही रहा था कि प्रवीण ने आकर कहा, मास्टर जी बेजी चाय के लिए बुला रही हैं, और धीमे से बताया, बहन को खूब मार पड़ी, बेजी ने पर्दे के डंडे से मारा। बाबूजी से मत कहना, प्रवीण के स्वर में दर्द था। बेजी बहुत उदास थी। जयदेव के सामने चाय और कुछ मीठा नमकीन रखकर बोली, काका जी दोपहर कहाँ चले गए, खाना नहीं खाया? अपने स्वर में पीड़ा का बोझ वे छिपा नहीं पा रही थी। जयदेव को ऐसी उम्मीद थी, कभी नहीं थी। वो कुछ पल सिर अपना झुकाए चुप रहा और अपराध की स्वीकृति और क्षमा याचना के स्वर में बोला, मैं आज सांझ लाहौर जा रहा हूँ। क्यों काका जी? बेजी ने पूछा। तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा, कोई दोष नहीं दिया, हमारा अपना दोष है, किस्मत है बाबूजी जो कुछ ना कह सके। उन्हें गुस्सा आता है या सदमा लगता है तो हरकत बढ़ जाती है। जयदेव ने दांत दबाकर आंसू रोके। 3 दिन जयदेव उर्मिला को देख नहीं पाया। पीठ की झलक मिली भी तो आंचल में सिर मुंह लपेटे। चौथे दिन प्रवीण ने आकर कहा, मास्टर जी बहन पढ़ने के लिए बैठी हैं। जयदेव ने सरसरी निगाह से देख लिया। माथे पर सुनहले केसों के नीचे गोरे रंग पर नीला दाग झलक रहा था। बाएं हाथ पर भी सफेद तज्जी बंधी हुई थी। जयदेव सिर झुकाए था। वही पोयम फिर पढ़ो। बड़े बेदर्दी हो, देखोगे भी नहीं? जयदेव ने सुना। पूरी स्थिति की संभाल लेने की स्थिति को निश्चय कर ही पाता, सिर झुकाए ही था। कड़ाई से बोला, हड्डियां टूटने में अभी कुछ कसर बाकी है क्या? तो उर्मिला कहती है, मार मुझे पड़ी, डर तुम रहे हो? तो उसने कहा, तो फिर? जयदेव ने आंखें उठाई। मार खा ली है तो अब डर क्या? और मार ले, क्या मुफ्त में मार खाई है? जयदेव आंख मूंदे सोचता रहा। रक्त के खौल जाने की गर्मी से मुख में तिक्तता भर आई। वो सिर झुकाए पोयम का अन्वय अर्थ और भाव बताने लगा। उसने कहा, उर्मिला ने कहा, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं पढ़ूंगी। उर्मिला जयदेव को टोकती जा रही थी। जयदेव उठकर अपने कमरे में चला गया। दोपहर से कुछ पहले किवाड़ खटके बेजी भीतर आई। उनकी आंखों कि मली जाने से भारी थी। जयदेव की ओर 10-10 के 5 नोट बढ़ाकर बोली, तुम्हारा देना है? एक और नोट देकर कहा, ये किराया है। बेजी लौटी जा रही थी। जयदेव ने लज्जा से भारी स्वर में कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, आपको केवल परेशानी हुई। ये कैसे हो सकता है? बेजी ने लौटकर साड़ी के कूट से आंखें पोंछते हुए कहा, तुम्हें बुला कर लाए थे, शर्मिंदा है, अपना पैसा ही खोटा है तो क्या करें, बात को अपने तक ही रहना। जयदेव मरी से अकस्मात लाहौर लौट आया तो सब लोग विस्मित थे। गली में प्रश्नों की झड़ी लग गई। जयदेव जितना मौन था भीतर उतना ही चुप। मन में उर्मिला की बात प्रतिक्षण बनी रहती। क्या ये मेरी कापुरुषता नहीं थी? सुंदर तो थी, विवाह नहीं हो जा सकता था क्या? बेजी को तो ऐतराज ना होता, उसका प्रेम कितना तन्मय था। नौकर होकर क्या प्रेम करता? मेरे लिए विवाह का मतलब केवल शारीरिक संबंध नहीं है। वो लड़की तो प्रबल शारीरिक आकर्षण के अलावा और कुछ है नहीं। कैसे गले पड़ गई? अपने सफल जीवन की कल्पना में अपने बौद्धिक कलात्मक जीवन की उचित संगनी के विषय में की हुई कल्पनाएं याद आने लगी। दलदल में फंस जाने से बच ही गया तो उसने यही सोचा कि हम एक बहुत बड़े दलदल में फंसने वाले थे और उस दलदल से कहीं ना कहीं बच ही गए। तो यहाँ पे जो है
जो इसका दूसरा पार्ट है वो एंड होता है। अब तीसरे पार्ट में आपको देखना है कि यहाँ तक तो कथानक जो चला है वो उर्मिला और जो है जयदेव की बातें चली है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और सीरीज़ को क्रमशः फॉलो करते रहें, अच्छे से देखते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।